दोस्तों, फिर मिलते हैं उसी और जोश जुनून के साथ 20 क्वेश्चन मिसलेनियस का देखते हैं। आज भी उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है डैश को हड़प नीति के तहत संलग्न किया गया था। डैश को हड़प नीति के तहत संलग्न किया गया था। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है झांसी और चौथा ऑप्शन है सभी। हड़प नीति के तहत किसको संलग्न किया गया था? तो हड़प नीति के तहत संतरा, नागपुर और झांसी तीनों को किया गया था। हड़प नीति किसके द्वारा चलाया गया था? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। हड़प नीति किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज जनरल थे। झांसी की रानी को हराने वाला जो अंग्रेज जनरल था वो कौन था? पहला ऑप्शन है हेवलॉक, दूसरा ऑप्शन है वेलिंगटन, तीसरा ऑप्शन है ह्यूरोज और चौथा ऑप्शन है आउट्रम। तो जो झांसी को रानी को हराया था वो अंग्रेज है कौन? ह्यूरोज। कौन सा? ह्यूरोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण है? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण है? पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन की विफलता, दूसरा ऑप्शन है भारत पर जापानी आक्रमण का भय, एक और दोनों, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे किसका कौन सा कारण है? तो क्रिप्स मिशन का विफलता और भारत पर जापानी आक्रमण का भय, ये दोनों सही है। कौन होगा? क्रिप्स मिशन की विफलता और भारत पर जापानी आक्रमण का भय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थागत की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और तीसरा अनुच्छेद 14 उपाधियों का उन्मूलन और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। तो ये कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है तीसरा नंबर 17, अनुच्छेद 17 उपाधियों का उन्मूलन नहीं, अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता का अंत जिसमें का छुआछूत समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगलों का वायसराय कौन था जिसने खुद को हैदराबाद का निजाम घोषित किया था? मुगलों का वायसराय कौन था जिसने खुद को हैदराबाद का निजाम घोषित किया था? पहला ऑप्शन है आसफ जाह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है आसफ जाह प्रथम, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह प्रथम, चौथा ऑप्शन है मीर उस्मान अली खान। तो मुगलों का वायसराय कौन था जिसने खुद को हैदराबाद का निजाम घोषित किया था? तो वह था आसफ जाह प्रथम। कौन था? आसफ जाह प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिंग फेस नीति किससे संबंधित है? रिंग फेस नीति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। तो रिंग फेस नीति किससे संबंधित है? तो रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग्स से। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1968, दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1984 और चौथा ऑप्शन है 1993। तो बाघ
भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। कब हुआ था? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु क्या है? पंचायत का जो चुनाव होता है उसको लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 19 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 21 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 22 वर्ष। तो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? वही क्वेश्चन है फिर दोबारा, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा है। पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए कितना न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए 21 वर्ष। पूछेगा लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम। राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? पहला ऑप्शन है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, दूसरा ऑप्शन है वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन है नीति समिति और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी करता है वह है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो कौन सी राज्य सरकार है जो सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की घोषणा बना रही है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा सरकार है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी? पहला ऑप्शन सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, तीसरा ऑप्शन है वेदांत वॉइस ऑफ फ्रीडम और चौथा ऑप्शन है माय मास्टर। तो कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती ने लिखा है? तो वह है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक? सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को उनके काम के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से काम के लिए उनके साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन है गीतांजलि, दूसरा ऑप्शन है रविंद्र संगीत, तीसरा ऑप्शन है गोरा और चौथा ऑप्शन है घरे भैरे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? पहला ऑप्शन है रामगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम में निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है जो सिक्किम से निकलती है, यानी सिक्किम में निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा ऑप्शन है दामोदर, तीसरा ऑप्शन है धनसिरी और चौथा ऑप्शन है घरघर।
वो कौन सी नदी है जो सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? वह तीस्ता नदी है। कौन सी? तीस्ता। इसको याद करने का ट्रिक है, तीन से निकलती है, पश्चिम सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तीन राज्य में जाती है। तीस्ता, तीन तीन से तीन का पहला ऑप्शन तीस्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास डैश का एक हिस्सा था। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन उपन्यास है जो उपन्यास डैश का हिस्सा था? पहला ऑप्शन है कम्पाल कुंडलम, कम कपाल कुंडलम। दूसरा ऑप्शन देवी चौधरानी। तीसरा ऑप्शन है दुर्गेश आनंदनी और चौथा ऑप्शन है आनंद मठ। तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? पहले भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कौन है? वंदे मातरम। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1936, दूसरा ऑप्शन 1925, तीसरा ऑप्शन 1940 और चौथा ऑप्शन 1929। तो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना 1940 में हुई थी। कब हुई थी? 1940 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में घोड़े के बाल के बने तार है? किस उपकरण, कौन उपकरण है जिसमें घोड़े के बाल से बना तार है? पहला एकतारा, दूसरा ऑप्शन है चिंकारा, तीसरा ऑप्शन है खामक और चौथा ऑप्शन है रावण हट्टा। तो घोड़े के बाल से बने तार चिंकारा में होता है। किसमें होता है? चिंकारा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है परवर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद परवर नदी पर है। कौन सी नदी? परवर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित का पालन किया गया है। संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा निम्न का पालन किया गया है। संघ में अवशिष्ट संख्या, पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी संविधान, दूसरा ऑप्शन है कैनेडियन सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश सिस्टम और चौथा ऑप्शन है जर्मन सिस्टम। तो संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से निहित है? तो यह है कैनेडियम से। कहाँ से? कैनेडियम से लिया गया है। संघ में निहित शक्तियाँ, संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिए। जो कैसा वीडियो लग रहा है आप कमेंट करिएगा, तभी और वीडियो अच्छा बना पाएंगे। कैसे बनाना चाहिए आपको, आप लोग कमेंट करके बताइए। और चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।